लेवल 100 खिलाड़ी था जिसे लेवल 10 खिलाड़ियों से भरे युद्ध के मैदान में उतारा गया था। उसका अस्तित्व ही उसके सहयोगियों के लिए एक धोखा कोड था। जैसे ही वासु प्रकट हुए, अराजकता शुरू हो गई। जोरदार विस्फोटों और लाल बिजली की चमक ने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। वह ध्यान का केंद्र बन गए। मैग्मा हेरफेर। क्या यह मैं ही हूं, या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हमारे नीचे की जमीन अजीब तरह से गर्म हो रही है? मेथिया साम्राज्य के एक सैनिक ने पूछा। यह सिर्फ आप ही नहीं हैं। उनके चमड़े के जूते जलने लगे। सिर्फ उनके ही नहीं, बल्कि दूसरे सैनिकों के साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ। दरार! बूम! जमीन पर छोटी बड़ी दरारें पड़ गईं। आसमान से मैग्मा बाहर बहने लगा। आह! कई सैनिक समय रहते भाग नहीं पाए, क्योंकि मैग्मा ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ ही मिनटों में मैग्मा ने उन्हें पूरी तरह निगल दिया। नील, आपने एक शीर्ष द्वितीय क्रम साधक को मार दिया है। आपका अनुभव बिंदु सहेज लिया गया है। नील, आपने एक शीर्ष प्रथम श्रेणी के साधक को मार दिया है। आपका अनुभव बिंदु सहेज लिया गया है। नील, आपने एक शुरुआती प्रथम श्रेणी के साधक को मार दिया है। आपका अनुभव बिंदु सहेज लिया गया है। नील, आपने एक शीर्ष द्वितीय क्रम साधक को मार दिया है। आपका अनुभव बिंदु सहेज लिया गया है। नील, तुमने एक को मार दिया है। वासु ने सिस्टम से आ रही भिनभिनाहट की आवाज को नजरअंदाज कर दिया और दुश्मन सैनिकों का वध जारी रखा। वासु के हमले से दुश्मनों की संख्या लगभग 80,000 कम हो गई थी। वह अपने दूसरे कौशल का इस्तेमाल करने ही वाला था कि उसे लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने सोचा कि पास आने वाला व्यक्ति दुश्मन है, इसलिए उसने पहले उस व्यक्ति को मारने का फैसला किया। लेकिन जब वासु ने पलटकर देखा तो एक सुंदर महिला सैनिक उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। यह विनम्र सेवक ड्रैगन सम्राट का अभिवादन करता है, महिला ने वासु को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। आखिरकार उसने हमेशा अपने वंश को दबाकर रखा, जिसका अर्थ है कि जब तक कोई दूसरे वंश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील न हो, तब तक कोई नहीं जान पाएगा कि वासु एक ड्रैगन है। और यह तथ्य कि वासु ड्रैगन सम्राट है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। आखिरकार उसने कभी आगे बढ़कर खुद को ड्रैगन सम्राट घोषित नहीं किया। तुम कौन हो? वासु ने अपने सामने घुटने टेकती महिला को देखकर पूछा। वह बता सकता है कि यह महिला भी ड्रैगन थी। वह उसमें ड्रैगन वंश की भावना महसूस कर सकता है। मेरा नाम मिला है, मिला मैकडोनाल्ड। मिला की आंखें नीली हैं और बाल खुले होने पर कमर तक गिरते हैं। वह छोटी है और उसकी छाती भी छोटी है। मिला अपने बालों को ठोड़ी तक बांधती है और एक सफेद रिबन से बांधती है जो उसके घुटनों तक फैला होता है। मिला की शाही वर्दी नीली है और उसकी नाभि को उजागर करती है, और उसकी स्कर्ट अर्ध पारदर्शी सी थ्रू है, जिससे उसका हल्का नीला अंडरवियर दिखाई देता है। क्या चाहती हो? वासु को यह बात नहीं भूली कि यह स्त्री अभी भी शत्रु पक्ष से है। मेरा कबीला तब से तुम्हें ढूंढ रहा है जब से तुम्हारा वंश भूतों के आक्रमण के दौरान विकसित हुआ था। मिला और उसका कबीला मेथिया साम्राज्य के भीतर एक शक्तिशाली कुलीन कबीला है। उसके कबीले में एक विशेष ड्रैगन वंश है। मिला और उसके कबीले के सदस्यों के पास आइस लोटस ड्रैगन वंश है। आइस लोटस ड्रैगन वंश सबसे दुर्लभ आइस टाइप ड्रैगन वंशों में से एक है। अब जब मुझे ड्रैगन सम्राट मिल गया है, हम
आइस लोटस ड्रैगन कबीले आपकी सेवा करना चाहते हैं और हमेशा आपका अनुसरण करना चाहते हैं। बर्फीले कमल ड्रैगन, ये पहली बार है जब मैं बर्फीले स्वभाव वाले ड्रैगन से मिल रहा हूं। वासु ने मन ही मन सोचा। तुम सेना में क्यों शामिल हो गए? वासु खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, अगर मिला का कबीला इतना शक्तिशाली है तो निश्चित रूप से उसके कबीले के पास एक निश्चित प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। वासु ने यह मानने से इनकार कर दिया कि आइस लोटस ड्रैगन कबीले के पास मेथिया साम्राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति या प्रभाव नहीं था और ऐसे प्रभावशाली और शक्तिशाली परिवार का कोई व्यक्ति सेना में क्यों शामिल होगा? मेरे राजा, मैं हाल ही में सेना में शामिल हुई हूं क्योंकि मेरा कबीला चाहता था कि मैं एक सैनिक के रूप में काम करके अनुभव प्राप्त करूं। मिला के सेना में शामिल होने का एक और कारण है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेना में शामिल होने से पहले आइस लॉर्ड्स ड्रैगन कबीले की सबसे कम उम्र की सदस्य के रूप में वह स्वभाव से बहुत शरारती थी। वह अनियंत्रित और अव्यवस्थित थी। उसके पास कोई अनुशासन नहीं था। वह ठीक से साधना या प्रशिक्षण नहीं करती थी। मिला के माता पिता और कबीले के बुजुर्ग इस बात से थक चुके थे। इसे और बर्दाश्त न कर पाने के कारण मिला की गलती के बाद उसे 1 साल के लिए सेना में सेवा करने की सजा दी गई। मिला को मेथिया साम्राज्य की सेना में शामिल हुए अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं। आइस लोटस ड्रैगन कबीले के कुलपति, जो मिला के पिता थे, ने व्यक्तिगत रूप से सम्राट को एक पत्र लिखा और उनसे उसे सेना में शामिल होने देने के लिए कहा। मिला के पिता ने सम्राट से अनुरोध किया कि वह मिला की पहचान गुप्त रखे। इसका मतलब यह है कि जब तक वह जीवन मृत्यु की स्थिति में न हो, उसे अपनी ड्रैगन शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। बेशक मिला यह बात वासु को नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे ड्रैगन सम्राट से यह बात कहने में शर्म आ रही थी। सेना में रहने से मिला में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वह पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा अनुशासित और मेहनती हो गई थी। मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि आपको और आपके कबीले को मेथिया साम्राज्य के साथ विश्वासघात करना होगा। क्या आप उस जगह के साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार हैं जिसे आप और आपके कबीले के लोग सालों से अपना घर कहते आए हैं? वासु यह भी पूछना चाहता था कि मिला कैसे बता पाई कि वह ड्रैगन सम्राट है उसके दिव्य रक्त को दबाने के बाद। इसका मतलब था कि मिला के पास या तो असाधारण अन्य रक्त रेखा संवेदन क्षमता थी या उसके पास एक अनोखी कलाकृति थी जो उसके ड्रैगन रक्त रेखा को खोजने में सक्षम थी। उसने जवाब देने में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। हाँ, हम तैयार हैं। जब से हमने दिव्य ड्रैगन के जन्म की खबर सुनी है, हम मेथिया साम्राज्य को छोड़कर ड्रैगन सम्राट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उसके कबीले ने मेथिया साम्राज्य में अपना कारोबार बंद कर दिया था। उन्हें अपनी योजना के बारे में किसी को भी सचेत न करने के लिए सावधान रहना था। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वासु ने मिला के पीछे देखा और पाया कि उसके मैग्मा हमले के बाद मेथिया साम्राज्य के लगभग सभी सैनिक भागने लगे हैं। मेरे पीछे खड़े हो जाओ। जब मैं उनसे निपट लूंगा तब हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मिला ने वासु के कहे अनुसार किया और पीछे खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि एसिड रेन का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मुझे इस कौशल का इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया है। अम्ल वर्षा। पिटर पिटर। बारिश शुरू हो गई।
लेकिन अजीब बात यह है कि बारिश ने युद्ध के मैदान को नहीं छुआ। इसके बजाय यह युद्ध के मैदान के चारों ओर बरसी। मेथिया साम्राज्य के सैनिक पहले ही युद्ध के मैदान से निकल चुके थे। अचानक बारिश की बूंदों के संपर्क में आने से उनके शरीर जलने और पिघलने लगे। उनकी खाल, कवच और यहाँ तक कि कुछ कम गुणवत्ता वाले हथियार भी पिघलने लगे। आ कुछ ही सेकंड में भाग रहे हजारों सैनिकों की मौत हो गई। उनके पूरे शरीर एसिड रेन में जल गए। सामान्य एसिड रेन की तुलना में यह एसिड रेन कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी और इतनी सक्षम थी कि यह पीक 3 ओनर्डर को भी मार सकती थी। बारिश में सैनिकों को इस तरह मरते देख उनके पीछे चल रहे सैनिक तुरंत रुक गए और बारिश से दूर खड़े हो गए। बारिश एक अवरोध की तरह थी जो संपर्क में आने पर उन्हें मार सकती थी। यह क्या बकवास है? वे जानते थे कि यह संभवतः वासु द्वारा किया गया है। इस बीच वासु के पीछे खड़ी माइल यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वासु के प्रति उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई। क्या शक्ति है! सम्राट ने अपने और मिला के चारों ओर क्रिम्सन फ्लेम की एक रिंग बनाई। फिर उसने पहली रिंग के ऊपर क्रिम्सन फ्लेम की दूसरी रिंग बनाई। फिर उसने क्रिम्सन फ्लेम की तीसरी रिंग बनाई। क्रिम्सन फ्लेम की रिंग 20 मीटर की त्रिज्या की थी। अब वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसने बहुत पहले ही सुन लिया था कि वासु क्रिम्सन लपटों का इस्तेमाल करता है। ड्रैगन सम्राट को अपनी आंखों से लड़ते देखना बहुत खास था। सम्राट ने अपने और मिला के चारों ओर क्रिम्सन फ्लेम की एक रिंग बनाई। फिर उसने पहली रिंग के ऊपर क्रिम्सन फ्लेम की दूसरी रिंग बनाई। फिर उसने क्रिम्सन फ्लेम की तीसरी रिंग बनाई। क्रिम्सन फ्लेम की रिंग 20 मीटर की त्रिज्या की थी। अब वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसने बहुत पहले ही सुना था कि वासु क्रिम्सन लपटों का इस्तेमाल करता था। ड्रैगन सम्राट को अपनी आंखों से लड़ते देखना बहुत खास था। अपनी साधना शक्तियों के बावजूद वह क्रिम्सन लॉ के एक छल्ले के पास जाने से ही पसीना बहाने लगी थी। वासु ने आगे बढ़कर लाल रंग की लॉ के चौथे और पांचवें छल्ले बनाए। हर एक पिछले वाले से बड़ा है। लाल रंग की लॉ का हर छल्ला बहुत तेज गति से एक पहिए की तरह घूम रहा था। घूमने की गति तब तक बढ़ती रही जब तक कि लाल रंग की लपटें किसी बवंडर जैसी चीज का आकार लेने लगी। यह एक लाल रंग की लॉ बवंडर था। ओह माय गॉड! मिला ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। लाल रंग की ज्वाला वाले बवंडर के अंदर होने के कारण वह इस बवंडर की असली ताकत को महसूस कर सकती थी। वासु के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन सम्राट पूरी तरह से ठीक है। वह बहुत शांत था। इससे मिला को अंदाजा हो गया कि उस क्षमता का हमला करना उसके लिए वाकई आसान है। धीरे धीरे बवंडर का आकार बढ़ता गया क्योंकि वासु ने अपने मन को क्रिम्सन लॉ में डालना जारी रखा। लगभग 10 सेकंड बाद पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया था। सभी ने लड़ाई बंद कर दी थी और उनकी नजरें 300 फीट 91 मीटर से ज्यादा ऊंचे विशालकाय बवंडर पर टिकी थीं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी और शक्तिशाली चीज बनाने के लिए कितना मन लगा होगा। तो यह ड्रैगन सम्राट की शक्ति का एक अंश मात्र है। वासु के प्रति मिला का सम्मान बढ़ता गया। वह उसे और भी अधिक सराहने लगी। उसकी पीठ को देखते हुए उसकी आंखें ड्रैगन सम्राट की ओर आकर्षित होने लगीं। हालांकि वह जानती थी कि ड्रैगन सम्राट के लिए ऐसी भावनाएं और विचार रखना गलत था। फिर भी वह ऐसा करने से खुद को नहीं रोक पाई। वह उसकी ताकत और शक्ति की ओर आकर्षित थी। इस बीच
युद्ध के मैदान में अन्य लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अलग तरह की थी। जब हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिकों ने युद्ध के मैदान के बीच में 91 मीटर ऊंचे विशालकाय बवंडर को देखा तो वे घबरा गए और पसीना पसीना होने लगे। मुझे यकीन नहीं होता कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा लेने की कोशिश की जो ऐसा कर सकता है। शुक्र है कि हमने उसे नाराज नहीं किया, वरना हम राख में बदल जाते। खास तौर पर रॉजर्स और उसके साथी वाकई डरे हुए लग रहे थे। इस बीच उग्रसेन सैनिक यह देखकर गर्व महसूस कर रहे थे और मेथिया साम्राज्य के सैनिक तो डरे हुए थे। उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे। उनमें से कुछ तो यह देखकर बेहोश हो गए, जबकि बाकी जो भागे नहीं और दुश्मन से लड़ते रहे, उनमें इस लड़ाई को जारी रखने की इच्छा और हिम्मत तुरंत खत्म हो गई। मेथिया साम्राज्य के सैनिकों, आपके पास दो विकल्प हैं, या तो हार मान लो या फिर मेरी लाल लौ से राख हो जाओ। वासु की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में सुनाई दी। ड्रैगन सम्राट के शब्दों को सुनकर मेथिया साम्राज्य के सैनिकों ने अपने हथियार छोड़ने और अपने हाथ हवा में ऊपर उठाकर जमीन पर घुटने टेकने में 1 सेकंड भी नहीं हिचकिचाया। धीरे धीरे क्रिम्सन टोर्नेडो गायब होने लगा, क्योंकि वासु ने उसे मैना खिलाना बंद कर दिया था। अगर वासु ने युद्ध के मैदान में यह हमला किया होता तो यह सभी को नष्ट कर देता, चाहे वह सहयोगी हो या दुश्मन। कोई भी इस टोर्नेडो हमले के विनाश से बच नहीं पाता। यह हमला मेथिया साम्राज्य के सैनिकों को यह दिखाने के लिए था कि वे किससे लड़ रहे हैं। वासु उनकी लड़ाई जारी रखने की इच्छा और साहस को तोड़ना चाहता था, और यह काम कर गया। किसी भी सैनिक में लड़ाई जारी रखने की इच्छा शक्ति नहीं बची थी। सभी को पकड़ लो, वासु ने हेनरी को आदेश दिया। जहां तक भागे हुए सैनिकों की बात है, वासु ने एसिड वर्षा से उनका ख्याल रखा था। केवल कुछ या दर्जन ही भागने में सफल रहे हैं। अगर कुछ हजार भी सफलतापूर्वक भागने में सफल हो गए तो भी इससे वासु या उसके हित को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। वह अगली लड़ाई में उन्हें मार सकता है। जब इस्तारिन सैनिकों ने मेथिया साम्राज्य के सैनिकों को पकड़ लिया तो हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिक मदद करने के बजाय जमीन पर बैठ गए और आराम करने लगे। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिकों को उठाना पड़ा। उनकी संख्या घटकर सिर्फ 40,000 रह गई थी, जबकि युद्ध सिर्फ 15 मिनट से भी कम समय तक चला था। बचे हुए 40,000 सैनिकों में से 21,000 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने या तो एक हाथ या पैर खो दिया था या उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी साधना या शरीर को इस हद तक नुकसान पहुंचा था कि वे अब और नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब है कि एक सैनिक के रूप में उनका जीवन मूल रूप से इस बिंदु से समाप्त हो गया था, और बाकी 19,000 को कुछ मामूली या छोटी चोटें लगी थीं, लेकिन उन्हें भी ठीक होने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन आराम करने की जरूरत होगी। जहां तक उन्हें हीलिंग पिल्स या रिकवरी पोषण से ठीक करने की बात है, वासु ने उस विकल्प के बारे में सोचा भी नहीं था, और मौजूदा हेफेस्टस साम्राज्य के पास हर सैनिक के लिए हीलिंग पिल्स खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मैं अपनी उपचार की गोलियां और औषधियां इन बेकार गधों पर क्यों बर्बाद करूं? अगर वे सभी मर जाते तो बहुत अच्छा होता। अब वे सिर्फ मृत वजन के अलावा कुछ नहीं है। वासु पूरे हेफेस्टस साम्राज्य के पुनर्निर्माण की योजना बना रहा था। साम्राज्य के पुनर्निर्माण में पहला कदम इन सभी सैनिकों को खत्म करना था। इन सैनिकों ने बहुत पहले ही वह मूल आधार खो दिया है जो उन्हें पहले स्थान पर सैनिक बनाता है।
वे भ्रष्ट हो चुके हैं और भविष्य में जब राज्य नए रंगरूटों को लाएगा तो वे भी भ्रष्ट हो जाएंगे यदि इन सैनिकों को सेना में बने रहने दिया जाता है। यदि राजा के अपने सैनिक उसका सम्मान नहीं करते और उसके आदेशों का पालन नहीं करते तो समुदाय और अपराधी उससे क्यों डरेंगे? अब बात करते हैं। वासु के सामने आते ही अचानक मिला को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं और मेरा कबीला ड्रैगन सम्राट की सेवा करना चाहेंगे। वासु ने हंसी मजाक के साथ पूछा, तुम मेरी सेवा करने के लिए किस हद तक तैयार हो? वह देख सकता था कि यह लड़की उस पर फिदा थी। क्षमा करें, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाई, मिला ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हें ड्रैगनियन बना दूंगा। अभी के लिए तुम स्तारिन सेना में शामिल हो सकते हो और मेथिया साम्राज्य से लड़ सकते हो। वासु ने ये शब्द कहने के बाद उसके हाव भाव को ध्यान से देखा। मिला ने बिना किसी हिचकिचाहट या किसी भी तरह की कोई बात प्रकट किए गंभीरता से अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें मेथिया साम्राज्य के खिलाफ लड़ने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है, जो तुम्हारी मातृभूमि और जन्मभूमि भी है? तुम अपने दोस्तों और उन लोगों के खिलाफ लड़ने जा रही हो जिन्हें तुम जानती हो। वासु चाहता था कि वह ईमानदारी से जवाब दे। जैसा कि अपेक्षित था, मिला थोड़ी असहज दिखी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, वासु बोल पड़ा, ईमानदारी से जवाब दो। सिर हिलाते हुए उसने अपना मुंह खोला। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं और सेना में भी मेरे कुछ ही दोस्त हैं। अगर संभव हो तो मैं क्या होगा यदि आपके दोस्त किसी स्तारिन सैनिक को मारने की कोशिश करे? आप क्या कार्रवाई करेंगे? मिला ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखों में संघर्ष दिख रहा था, लेकिन एक सेकंड बाद उसकी आंखें दृढ़ और दृढ़ हो गईं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें मार डालूंगा। मिला को अकेला छोड़ने से पहले वासु मुस्कुराया। लड़की को सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। दोस्त से लड़ना निश्चित रूप से आसान नहीं था। लगभग 10 मिनट बाद हेनरी वासु के पास रिपोर्ट देने आया। महाराज, हमने 2,10,000 दुश्मन सैनिकों को पकड़ लिया है और युद्ध के मैदान में लाशों की गिनती करने के बाद मैंने अनुमान लगाया कि लगभग 1,50,000 युद्ध के मैदान में मारे गए थे, जबकि शेष भागने में कामयाब रहे, लेकिन आपके हमले में मारे गए। पिछले हमले में उन्होंने 81,000 सैनिकों को मार डाला था। अच्छा काम हेनरी। अब मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी अगले आदेश तक यहीं रहो। अभी के लिए मैं मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं और फिर हम मेथिया एम्पायर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वासु एक एक करके प्रत्येक दुश्मन साम्राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा था। वह व्यक्तिगत रूप से साम्राज्य पर हमला करने और उसे घुटनों पर लाने और उस पर नियंत्रण करने जा रहा था। योजना बहुत सरल है। दुश्मन साम्राज्य में जाओ, उन सैनिकों को मार डालो जो लड़ना चाहते हैं और उन सैनिकों को पकड़ो जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और उन्हें अगली लड़ाई में इस्तेमाल करो, या कुछ इसी तरह। क्योंकि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती। समझा? इसके अलावा मिला नाम की एक लड़की भी है। वह एक आइस लोटस ड्रैगन है। हेनरी ने वासु की दृष्टि का अनुसरण किया और एक युवा लड़की को युद्ध के मैदान की सफाई में दूसरों की मदद करते हुए पाया। मिला अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी। दूसरों की तुलना में वह बहुत धीमी गति से काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह विचलित थी।
उसने और उसके परिवार ने मेरे प्रति अपनी वफादारी का दावा किया है, लेकिन मुझे अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक वह यहां है, उस पर नजर रखना। अगर वह कुछ भी संदिग्ध करती है तो तुरंत मुझे इसकी सूचना देना। समझ गया महाराज। मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगा। मैं अगले युद्ध के मैदान की ओर चलूंगा। हेनरी ने सिर हिलाया और वासु को ऑदियन के पास जाते देखा। सर वासु, आपकी ताकत वाकई काबिले तारीफ है। आपके बिना यह लड़ाई जीतना हमारे लिए आसान नहीं होता। वासु की काबिलियत को देखकर आदियन उसका और भी सम्मान करने लगा। सर एडियन, मैं यहां और समय नहीं बिता सकता। मैं बाकी बचे 2 युद्ध क्षेत्रों में जाऊंगा और हमारे पक्ष को कम से कम हताहतों के साथ युद्ध जीतने में मदद करूंगा। सर एडियन, मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि आप और आपके प्रधानमंत्री राजधानी वापस चले जाएं। वर्तमान हेफेस्टस साम्राज्य बेहद अस्थिर था। कौन जानता है, शक्तिशाली समुदाय राजा की अनुपस्थिति में पूरे राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। राज्य भ्रष्टाचार और गद्दारों से भरा हुआ था। राजा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और साथ ही एडियन उतना शक्तिशाली नहीं है। वह एक जादूगर है। उसे आसानी से किसी दूसरे जादूगर से बदला जा सकता है। वासु को लगा कि एडियन और उसका प्रधानमंत्री युद्ध के मैदान में उतने उपयोगी नहीं थे। वह बहुत निष्क्रिय और नरम था। वह अपनी सेना को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि एडियन राजधानी में वापस लौट आए। अगर राजा युद्ध के मैदान में मर जाता है तो हेफेस्टस साम्राज्य में सिंहासन के उत्तराधिकार का संघर्ष होगा। भले ही एडियन ने वह सारी शक्तियां और अधिकार खो दिए थे जो एक राजा के पास होने चाहिए, लेकिन हेफेस्टस साम्राज्य का सिंहासन अभी भी कई लालची लोगों का सपना था जो सत्ता में ऊपर उठना चाहते थे। यह वासु के लिए एक और बड़ी गड़बड़ी पैदा करेगा। एडियन ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। एडियन ने देखा कि जनरल हेनरी उससे भी ज्यादा सक्षम है। हेनरी ज्यादा अनुभवी है और बहुत शक्तिशाली भी। ठीक है, मैं 100 ड्रैगन योद्धाओं को भेजूंगा। आप उनका उपयोग राजधानी की सफाई शुरू करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। एक 100 ड्रैगन योद्धा राजधानी की सफाई करने और राजधानी में व्यवस्था लाने से कहीं अधिक काम करेंगे। यह हेफेस्टस साम्राज्य के पुनर्निर्माण की दिशा में पहला और दूसरा कदम होगा। धन्यवाद। आदियन ने वासु को तहे दिल से धन्यवाद दिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने वचन का पक्का आदमी हूं। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं और मैं हमेशा अपने सहयोगियों का ख्याल रखता हूं। ये शब्द कहते हुए वासु तीसरे युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट हो गया। वासु की जगह वहां एक युवा महिला ड्रैगनियन खड़ी थी, जो पूरी तरह से खोई हुई और भ्रमित दिख रही थी कि वह यहां कैसे आई। एडियन ने रात के आसमान को देखने से पहले मुस्कुराया, जो अब साफ हो चुका था। एडियन देख सकता था कि अंधेरे आसमान के पीछे एक चमकीला नीला आसमान उसका और उसके लोगों का इंतजार कर रहा था। एडियन को लगा कि उसने सही फैसला किया है। भले ही दुनिया इस तारिन साम्राज्य से मुंह मोड़ ले, मैं और मेरा साम्राज्य हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारे साम्राज्य का समर्थन करेंगे। आदियन ने मन ही मन कसम खाई। दृश्य परिवर्तन। इकोनेक्सस साम्राज्य की राजधानी में। इकोनेक्सस साम्राज्य की राजधानी ऑस्ट्रेंस, जिसे देवताओं से ऊपर का शहर के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में मृत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सबसे मजबूत साम्राज्य की राजधानी ने अपनी चमक और आकर्षण खो दिया हो। ऑस्ट्रेंस शहर
8 मिलियन लोगों का घर है। सभी प्रकार की जातियां यहां खुशी से रहती थीं। किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं था। राजधानी होने के नाते सम्राट ने सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेंस शहर सभी के लिए सुरक्षित हो। राजधानी इतनी सुरक्षित थी कि अगर कोई लड़की महंगी ज्वेलरी पहनकर आधी रात को राजधानी की खाली सड़कों पर चलती है तो उसे किसी के लूटने या उसे नुकसान पहुंचाने का डर नहीं होता। ऑस्ट्रेंस में असली ताकत सम्राट के पास थी। रजत राजधानी में इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली था कि उसने सभी को अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। वह राजधानी में रहने वाले 8 मिलियन लोगों के जीवन को नियंत्रित करता था। लोग उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे। भले ही उसने कोई विवादास्पद काम किया हो या गलत फैसले लिए हों, राजधानी में कोई भी उसके बारे में बुरा नहीं बोलता था। जो कोई भी सम्राट के बारे में बुरा बोलता था वह हमेशा उसी रात रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था और फिर कभी नहीं मिलता था। युद्ध शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। सभी की उम्मीदों के विपरीत हर एक युद्ध की घोषणा की गई। यह इको नेक्सस साम्राज्य था जो हार रहा था। सम्राट ने अपने पसंदीदा बेटे को त्यागने का फैसला किया जो उसका उत्तराधिकारी बनने वाला था। सम्राट की शक्तियों के बावजूद वह पूरी राजधानी में अफवाहों को फैलने से नहीं रोक सका। अफवाहें जंगल की आग से भी तेजी से फैलती हैं। अब तक लगभग हर नागरिक को इस बात की जानकारी हो चुकी थी। मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की हार की खबर पूरे शहर में फैल गई और अब हेफेस्टस साम्राज्य के खिलाफ मैथिया साम्राज्य की हार की खबर राजधानी के हर बार और रेस्तराओं में चर्चा का विषय बन गई थी। क्या तुम लोगों ने खबर सुनी? क्या खबर है? मैथिया साम्राज्य हेफेस्टस साम्राज्य से हार गया है। असंभव। मैथिया साम्राज्य की सेना हेफेस्टस साम्राज्य से कैसे हार सकती थी? एक सेवानिवृत्त सैनिक जिसकी उम्र 39 वर्ष थी ने जो सुना था उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एक सैनिक के रूप में उसे हेफेस्टस साम्राज्य में तैनात किया गया था। उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। वह साम्राज्य रहने के लिए एक भयानक जगह थी। यह भ्रष्टाचार और अपराधियों से भरा था। वह जानता था कि राजा अपने ही साम्राज्य में कितना कमजोर था। वह कल्पना ही नहीं कर सकता था कि इतना कमजोर और आंतरिक रूप से टूटा हुआ साम्राज्य अपने शक्तिशाली सहयोगियों में से एक को हरा सकता है। बड़े भाई जॉर्डन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। छोटे व्यापारी जो उस क्षेत्र से गुजरे थे उन्होंने देखा कि युद्ध कैसे समाप्त हुआ। मैथिया साम्राज्य की सेना का नेतृत्व चौथे राजकुमार ने किया है। सेना में एक मध्य 5वें क्रम का साधक था और सेना का आकार 5 लाख मिलियन था। हेफेस्टस साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली साधक था। वह शक्तिशाली साधक इतना शक्तिशाली था कि वह पूरे मैथिया साम्राज्य की सेना को अपने घुटनों पर लाने में सक्षम था। अपने हाथ की लहर से उसने पूरी सेना को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हमले किए। उस समय ये केवल जॉर्डन नामक बूढ़ा सेवानिवृत्त सैनिक ही नहीं था जो यह सुन रहा था, बल्कि अन्य ग्राहक भी थे जिन्होंने बात करना बंद कर दिया था और एक्सेल की बातें सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आखिरकार हर कोई जानता था कि एक्सेल इतनी बड़ी बात के बारे में झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। एक्सेल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हर पड़ोसी साम्राज्य में कनेक्शन थे। उसकी जानकारी हमेशा विश्वसनीय रही है। 90% मामलों में वह हमेशा सच ही बोलता है।
एक्सल की तरह ही कई अन्य लोगों ने भी यह खबर फैलाई। एक मुंह से दूसरे मुंह तक आखिरकार यह खबर शहर के हर कोने तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा हैरान इकोनेक्सस साम्राज्य के सैनिक थे। ये सुनकर कि दुश्मन के पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी सेना को खत्म करने में सक्षम है, वे डर गए। 1-2 घंटे में ही यह खबर सम्राट के कानों तक भी पहुंच गई। फिलिप, आखिर हो क्या रहा है? कौन ऐसी जानकारी जनता को लीक कर रहा है? फिलहाल इकोनेक्सस सम्राट बहुत बुरे मूड में था। कुछ घंटे पहले जब उसने सुना कि मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर हार गया है तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वह क्या सुन रहा है। लेकिन जब उसने सुना कि उग्रसेन एम्पायर के सैनिक उग्रसेन सम्राट के साथ युद्ध में शामिल हो गए हैं तो वह चौंक गया। एक पल के लिए उसे इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार वह जानता था कि टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके 5 लाख सैनिकों को टेलीपोर्ट करना कितना महंगा था। लेकिन मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसके सारे संदेह दूर हो गए हैं। रजत ने मेथिया सम्राट को इस बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वासु किसी तरह वहां पहुंचने में कामयाब रहे और पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। उन्होंने अपने 5 लाख सैनिकों के साथ मिलकर मेथिया साम्राज्य को नष्ट कर दिया। मेथिया सम्राट ने अपना चौथा बेटा भी खो दिया। माफी चाहता हूं, मैंने यह पता लगाने की कोशिश की है कि ऐसी खबरें कौन फैला रहा है, लेकिन मैं अभी भी स्रोत नहीं ढूंढ पाया हूं। और ऑस्ट्रेंस शहर की विशाल आबादी को देखते हुए यह पता लगाना लगभग असंभव है कि यह खबर किसने फैलाई है। यह एक ऐसी समस्या थी जिसका सम्राट ने पहले कभी सामना नहीं किया था। यह समस्या उसके लिए सिरदर्द बन रही थी। मैं असंभव शब्द नहीं सुनना चाहता। इस स्थिति से जल्द निपटो। सम्राट की कठोर आवाज सुनकर फिलिप केवल अजीब तरह से अपना सिर हिला सका। फिलिप ने डरते डरते कहा, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सम्राट की बात सुनकर उसकी प्रतिक्रिया से डर गया हो। यह क्या है? इससे पहले मुझे उस संगठन से शब्द मिले थे। संगठन ने इकोनेक्सस एम्पायर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब से संगठन हमसे कोई इनाम स्वीकार नहीं करेगा। यह सुनकर रजत ने आश्चर्य से देखा। यह देखकर कि रजत उस पर गुस्सा नहीं हुआ है, फिलिप ने मन ही मन राहत की सांस ली और अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा किया। लेकिन क्यों? रजत ने भौहें सिकोड़कर पूछा। फिलिप का चेहरा बदसूरत हो गया जब उसने 3 शब्द कहे, इस्तारिन सम्राट, वासु। रजत अभी भी उलझन में था। रजत वासु को खत्म करने की उम्मीद कर रहा था। अगर मिशन सफल रहा तो यह युद्ध जीतना उनके लिए 100% आसान हो जाएगा। मुझे भी यकीन नहीं है। हमने उन्हें एक बड़ी रकम देने की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने फिर भी इस इनाम को लेने से इनकार कर दिया। संगठन पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए जाना जाता है। हर चीज की एक कीमत होती है। संगठन पैसे के लिए कुछ भी करेगा और इसी तरह वे हमेशा काम करते रहे हैं। अगर वासु ने रजत के सिर के लिए पर्याप्त पैसे दिए तो संगठन रजत की हत्या को समाप्त कर देगा। भले ही रजत ने खुद को 10वें क्रम के साधकों के साथ घेर लिया हो, फिर भी वह संगठन से अपनी जान नहीं बचा पाएगा। इसने संगठन को बेहद खतरनाक बना दिया। इको डोमिनियन साम्राज्य पर वापस। इको डोमिनियन साम्राज्य का भूगोल बहुत ही अनोखा और खास है। पूर्व की ओर मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के साथ सीमा साझा करता है।
उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बिल्कुल पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण इको डोमिनियन साम्राज्य की उत्तरी दिशा से समुद्र तक सीधी पहुंच है। अपने अनोखे स्थान के कारण साम्राज्य को हमेशा अन्य साम्राज्यों पर एक बड़ा भौगोलिक लाभ प्राप्त था। अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति का उपयोग करते हुए साम्राज्य ने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़ा बंदरगाह बनाने में सफलता प्राप्त की। ड्राई सवाना महाद्वीप से आने वाले सभी मालवाहक जहाज ध्रुव आइल महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में जाने से पहले अपनी आपूर्ति को फिर से भरने के लिए इको डोमिनियन साम्राज्य में रुकते थे। ड्राई सवाना महाद्वीप से आने वाले ज्यादातर मालवाहक जहाज माने पत्थरों या कीमती धातुओं से भरे हुए थे, जो ध्रुव आइल महाद्वीप में नहीं पाए जा सकते। इको डोमिनियन साम्राज्य इसका फायदा उठाकर काफी मुनाफा कमाने में सक्षम था। पश्चिम में इको डोमिनियन साम्राज्य अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन इको नेक्सस साम्राज्य के साथ सीमा साझा करता था। दोनों साम्राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता और दुश्मनी का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि अब ज्वार बदल गया है और इको नेक्सस साम्राज्य ऑरेकल अलायंस के अधिकार का उपयोग करके इको डोमिनियन साम्राज्य को कुछ हद तक दबाने में सक्षम है। एक समय था जब इको डोमिनियन साम्राज्य पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर हावी था। उस अवधि को इको डोमिनियन साम्राज्य के इतिहास का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। दुख की बात है कि समय के साथ सब कुछ कम हो गया और भूमिकाएं बदल गईं, और अंत में दक्षिणी सीमाओं पर इको डोमिनियन साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को कयेशा साम्राज्य के साथ साझा किया। हालांकि दक्षिणी सीमाओं के पास का क्षेत्र बहुत अनोखा था और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दूसरा सबसे ठंडा स्थान था। ग्लोटो पर्वत ने इको डोमिनियन साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं पर एक पर्वत श्रृंखला बनाई। ग्लोटो पर्वत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ग्लोटो पर्वत एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते थे। खासकर गर्मियों के महीनों के दौरान जब उत्तरी बारिश के बादल इको डोमिनियन साम्राज्य के माध्यम से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करते थे, तो लगभग सभी बारिश के बादलों को ग्लोटो पर्वत द्वारा रोक दिया जाता था और बारिश के लिए मजबूर किया जाता था। इससे ग्लोटो पर्वत के दूसरी ओर का क्षेत्र अत्यंत शुष्क हो गया। क्यूयेशा साम्राज्य ग्लोटो पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित था और परिणाम स्वरूप उसे कोई वर्षा नहीं मिली। चूंकि ग्लोटो पर्वत लगभग सभी वर्षा बादलों को रोक रहे थे, इसलिए क्यूयेशा साम्राज्य बहुत शुष्क था और गर्मियों के महीनों के दौरान संघर्ष करता था। कयेशा साम्राज्य बहुत खराब स्थिति में था। सर्दियों के मौसम में दक्षिण से हेफेस्टस साम्राज्य के माध्यम से समुद्र से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आने वाले बारिश के बादल हार्गेओ पर्वत से आगे नहीं जा पाते। इस वजह से मेथिया साम्राज्य और कयेशा साम्राज्य में मुश्किल से ही बारिश होती है। सौभाग्य से मेथिया साम्राज्य क्यूयेशा साम्राज्य की तरह सूखा नहीं है, क्योंकि इसकी पूर्वी तरफ से समुद्र तक पहुंच है और हार्गेओ पर्वत से भी पानी नदियों और झरनों के रूप में मेथिया साम्राज्य में आता था। जब हार्गेओ पर्वत की बर्फ और ग्लेशियर पिघलते हैं, तो यह पूरे मेथिया साम्राज्य को पानी से सहारा देता है। हालांकि कयेशा साम्राज्य ऐसी जगह पर स्थित था जहां यह पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ था। इसका समुद्र तक कोई सीधा रास्ता नहीं था और उत्तर और दक्षिण में दो विशाल पहाड़ों ने
इसकी लगभग सारी बारिश रोक दी थी। और इससे भी बदतर बात यह है कि हारगियो पर्वत से निकलने वाली नदियां खयेशा साम्राज्य तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। इससे क्यूयेशा साम्राज्य गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है और सर्दियों के दौरान क्यूयेशा साम्राज्य में शायद ही कभी बर्फ पड़ती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि क्यूयेशा साम्राज्य और साम्राज्य के आसपास का इलाका एक बड़ा रेगिस्तान है। कयेशा साम्राज्य में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। अगर मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर न होता, जो कयेशा साम्राज्य की पानी की जरूरतों को पूरा करता है, तो कयेशा साम्राज्य की आबादी 1/3 कम हो जाती। अगर इको डोमिनियन साम्राज्य गिर जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा कयेशा साम्राज्य को होगा। Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। साम्राज्य में भरपूर मात्रा में भोजन, पानी, वर्षा और उपजाऊ जमीन थी। दूसरी ओर कयेशा साम्राज्य में रेगिस्तान और रेगिस्तान था। साम्राज्य की कुल जमीन का सिर्फ 5% हिस्सा ही साधना के लिए उपयुक्त है। क्वेशा साम्राज्य में जीवन वास्तव में कठिन है। ऑनरेकल अलायंस में क्वेशा साम्राज्य सबसे कमजोर और सबसे गरीब साम्राज्य है। अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण साम्राज्य के पास कुछ चांदी की खदानों के अलावा कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यदि इको नेक्सस साम्राज्य क्वेशा साम्राज्य को संसाधनों के साथ समर्थन देना बंद कर दे और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य उसे पानी की आपूर्ति करना बंद कर दे, तो पूरा साम्राज्य 1 महीने के भीतर ढह जाएगा। क्यूयेशा साम्राज्य हेफेस्टस साम्राज्य से थोड़ा ज्यादा मजबूत था। ऑरेकल अलायंस में शामिल होने और खुद को इको नेक्सस साम्राज्य के पंखों के नीचे पाने से पहले क्यूयेशा साम्राज्य संसाधनों को लूटकर अपना भरण पोषण करता था। साम्राज्य का अतीत देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह रेगिस्तान में जीवित रहेगा, कयेशा साम्राज्य ने अपने सैनिकों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बाहर भेज दिया। लगभग कुछ 100 साल पहले कयेशा साम्राज्य ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कई छोटे और बड़े द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके साम्राज्य ने उन द्वीपों से पानी और अन्य मूल्यवान संसाधन खरीदे और अपनी छोटी आबादी का समर्थन किया। लेकिन जब यह ऑरेकल अलायंस में शामिल हुआ तो अलायंस के सभी सदस्यों ने साम्राज्य की मदद की थी। इसी दौरान साम्राज्य की सैन्य ताकत बढ़ी और अंततः यह 5 स्तरीय साम्राज्य के रैंक तक पहुंच गया। कयेशा साम्राज्य ने इको डोमिनियन साम्राज्य की ओर 10 लाख सैनिक भेजे थे। ग्लोटो पर्वत श्रृंखला के कारण कयेशा साम्राज्य के 10 लाख सैनिकों को एक चक्कर लगाना पड़ा। उन्हें ग्लोटो पर्वत के दक्षिण पूर्वी हिस्से की ओर जाना पड़ा, जहां ग्लोटो पर्वत श्रृंखला इतनी ऊंची नहीं है और 10 लाख सैनिकों को ग्लोटो पर्वत श्रृंखला से आगे जाने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इको डोमिनियन साम्राज्य को ग्लोटो पर्वत श्रृंखला के इस हिस्से के बारे में लंबे समय से पता था। कयेशा साम्राज्य के लोग बेहतर जीवन जीने के लिए अवैध रूप से इको डोमिनियन साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इस बिंदु को बिना सुरक्षा के छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए लगभग 20,000 सैनिक हमेशा इस स्थल की रखवाली करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि कयेशा साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति
उचित दस्तावेजों और पहचान पत्रों के बिना यहां से न गुजरे। अब यह स्थल दो साम्राज्यों के बीच युद्ध का मैदान बनने जा रहा था। यह जानते हुए डैक्स्टन ने दो शुरुआती 5वें क्रम के साधकों के साथ 5 लाख सैनिकों को भेजा था। डैक्स्टन और भी सैनिक भेजता, लेकिन स्थारिन साम्राज्य ने भी अपने 5 लाख सैनिकों के साथ एक शुरुआती 5वें क्रम के ड्रैगन योद्धा और अपने एक सेनापति को भेजा था। उग्रसेन साम्राज्य और इकोडोमिनियन साम्राज्य की सहयोगी सेना केशा साम्राज्य की सेना के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ग्लोटो पर्वत श्रृंखला पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी भाग चट्टानों से भरा हुआ था। युद्ध के मैदान तक पहुंचने से पहले केशा साम्राज्य की सेना को 4000 मीटर चढ़ना पड़ता है। यद्यपि साधकों के पास सामान्य मनुष्यों की तुलना में बेहतर सहन शक्ति और शारीरिक गठन था, फिर भी 4000 मीटर चढ़ने के बाद अधिकांश प्रथम श्रेणी के साधक सैनिक लगभग आधे थके हुए या पूरी तरह थके हुए होते थे। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही ऑन रेकल अलायंस एक नुकसानदेह स्थिति में था। वे ऐसी स्थिति में थे जहां वे इस युद्ध को हारने की सबसे अधिक संभावना रखते थे। हालांकि इसका मुकाबला करने के लिए रजत ने क्यूयेशा साम्राज्य की सेना को अधिक संसाधन आवंटित किए ताकि वे इस युद्ध को जीतने में सक्षम हो सके। पहले तो रजत को चिंता नहीं थी, भले ही वे यह लड़ाई हार गए हों, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। 3 दिशाओं से लगातार हमलों के कारण इकोडोमिनियन साम्राज्य का पतन होने वाला था, लेकिन रजत ने कभी नहीं सोचा था कि वासु इतना पागल हो जाएगा कि वह अपने साम्राज्य की संपत्ति को बर्बाद करके इकोडोमिनियन साम्राज्य और हेफेस्टस साम्राज्य में लगभग 2 लाख सैनिकों को भेज देगा। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था और इसने रजत की योजनाओं को बर्बाद कर दिया। और यह जानने के बाद कि वे पहली 2 लड़ाइयां हार चुके हैं, रजत ने क्यूयेशा साम्राज्य की सेना को और अधिक गोलाबारी दी। 1 करोड़ सैनिकों के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और कवच थे। उनकी जेबें गोलियों और औषधियों से भरी थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास कई 5वें क्रम के साधक थे। पहाड़ की चोटी पर हवा में तनाव था। हर कोई बहुत गंभीर दिख रहा था। जैसे जैसे रात का अंधेरा ग्लूटो पर्वत श्रृंखला पर छाने लगा, वातावरण ठंडा होने लगा और उनके आसपास के ग्लेशियर ने तापमान को और भी गिरा दिया था। ग्लूटो पर्वत श्रृंखला लगभग ग्लेशियरों से ढकी हुई है। इसकी लगभग सभी चोटियों पर ग्लेशियर हैं। इनमें से कुछ ग्लेशियर 1 लाख या 2 लाख साल पुराने हैं। हर बीतते साल के साथ इन ग्लेशियरों की मोटाई बढ़ती ही जा रही है। ग्लेशियर के पिघलने से आने वाला पानी ज्यादातर इकोडोमिनियन साम्राज्य से होकर समुद्र तक पहुंचता है और बाकी बची नदियां मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर और इकोनेक्सस एम्पायर में चली जाती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला अपनी सीमा पर होने के बावजूद क्यूयेशा साम्राज्य को वास्तव में ग्लूटो पर्वत श्रृंखला से कोई पानी नहीं मिलता है और इकोडोमिनियन साम्राज्य ने कभी भी क्यूयेशा साम्राज्य के साथ प्रचुर मात्रा में ताजे पानी को साझा नहीं किया, क्योंकि क्यूयेशा साम्राज्य हमेशा इकोडोमिनियन साम्राज्य के दुश्मनों के साथ खड़ा था और उसके साथ कभी भी कोई अच्छा राजनीतिक संबंध नहीं रहा। रिपोर्टिंग, हमारे स्काउट्स ने दुश्मन सैनिकों को देख लिया है। अच्छा काम किया, अपना काम जारी रखो। एक छोटे से पद के सैनिक के लिए
खुद कमांडर से तारीफ पाना बहुत बड़ी बात थी। सैनिक बहुत खुश था। जैसे ही सैनिक चला गया, 10 लाख सैनिकों का कमांडर तंबू में उसके सामने बैठी युवा फॉक्स महिला की ओर मुड़ी। मुदित, तुम क्या सोचती हो? अलेक्जेंडर डिक्सन नामक लंबे सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने पूछा। अलेक्जेंडर डिक्सन को इको डोमिनियन और उग्रसेन साम्राज्य की संयुक्त सेना का कमांडर बनाया गया है। मुदित को उप कमांडर बनाया गया है। अलेक्जेंडर को कमांडर का पद दिए जाने का मुख्य कारण उसकी उम्र और अनुभव है। अलेक्जेंडर डिक्सन ने पिछली बार इको डोमिनियन साम्राज्य की सेना का नेतृत्व किया था। वे लगभग 67 साल पहले एक विदेशी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में गए थे। यह अलेक्जेंडर डिक्सन की वजह से था कि इको डोमिनियन साम्राज्य 3 सप्ताह के भीतर युद्ध जीतने में सक्षम था। अलेक्जेंडर डिक्सन की तुलना में मुदित बहुत युवा और अनुभवहीन है। इतना ही नहीं, मुदित की तुलना में अलेक्जेंडर डिक्सन अधिक शक्तिशाली है, जिसने उसे बढ़त दिलाई। अलेक्जेंडर डिक्सन पूरे इको डोमिनियन साम्राज्य में सबसे अच्छे पीक 5वें क्रम के जादूगरों में से एक था। वह साम्राज्य में सबसे अच्छा फायर यूजर था। भले ही मुदित कमांडर नहीं बनी, लेकिन उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। उसने बस अपना पद स्वीकार कर लिया और अपना काम कर रही थी। लेकिन यह अलेक्जेंडर डिक्सन पिछले कुछ समय से उसे परेशान कर रहा है। जब से वे दोनों अपने साम्राज्य की सेना के साथ मिले हैं, अलेक्जेंडर डिक्सन मुदित के साथ छेड़खानी कर रहा है। मुदित देख सकती है कि अलेक्जेंडर को उस पर बहुत क्रश था, लेकिन उसे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह अलेक्जेंडर जैसे किसी प्रेमी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी और अपने जीवन के इस मोड़ पर वह किसी भी रिश्ते के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए तैयार थी। आइए अपने दुश्मनों का स्वागत आतिशबाजी से करें। मुदित दुश्मनों का स्वागत करने के लिए तोपों का उपयोग करने की बात कर रहा था। मुदित ने अलेक्जेंडर की तरफ नहीं देखा। उनकी पहली मुलाकात के बाद उसने हमेशा उनके बीच दूरी बनाए रखी। मुदित अलेक्जेंडर की पेशकश को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बात स्पष्ट नहीं की थी। कुछ इशारों और निष्क्रिय रूप से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश के अलावा अलेक्जेंडर ने कभी कुछ और नहीं किया। शत्रु के आने में अभी कुछ समय लगेगा। सिकंदर ने अपनी स्टोरेज रिंग से 3 कप निकाले। फिर उसने तीनों कपों को एक अजीब हल्के हरे रंग के तरल से भर दिया। अलेक्जेंडर डिक्सन ने एक कप को मुदित की ओर थोड़ा सा धकेला, जो टेबल के दूसरी तरफ बैठी थी। मुदित के बगल में एक और व्यक्ति बैठा था, लेकिन वह इतना शांत था कि उसकी उपस्थिति लगभग अदृश्य थी। वह हमेशा अपनी आंखें बंद रखता था, जैसे कि वह अपने विचारों में खोया हुआ हो। मुदित और न ही अलेक्जेंडर डिक्सन ने वितरण किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह हमेशा जो कुछ भी चर्चा करते हैं उसे सुनता है। कभी कभी वह मामले पर अपनी राय भी देता था और सुझाव भी देता था। इसके अलावा उसने खुद को पूरी तरह से अलग थलग कर रखा था। यह क्या है? एक मीठी सुगंध अंबर की नाक तक पहुंची। यह एक विशेष तरल है जिसे सनजॉय नामक एक दुर्लभ जड़ी बूटी से बनाया गया है। यह जड़ी बूटी केवल ग्लोटो पर्वत श्रृंखला के पास ही पाई जा सकती है। यह जड़ी बूटी कुछ खास नहीं दिखती, यह घास जैसी दिखती है। कोई भी इस जड़ी बूटी को साधारण घास समझकर उस पर पैर रख सकता है। यही कारण है कि इन जड़ी बूटियों को ढूंढना बेहद मुश्किल है। सनजॉय जड़ी बूटी को सामान्य घास से अलग केवल भोर के समय ही पहचाना जा सकता है। भोर के समय थोड़े समय के लिए पूरा शरीर पीले रंग में चमकता है।
यह सचमुच दिलचस्प है, मुदित ने अजीब चेहरे के साथ जवाब दिया। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि यह क्या है। इतने लंबे जवाब की कोई जरूरत नहीं थी। मुदित ने मन ही मन सोचा। ऊपर से तो वह सब सुन रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस आदमी को कोस रही थी। जितना ज्यादा वह उससे घुलती मिलती, उतना ही वह उससे नफरत करने लगी। सन जॉय जड़ी बूटी की कटाई के बाद जड़ी बूटी पर नमक छिड़का जाता है और फिर जड़ी बूटी को 6 महीने से अधिक समय तक बहुत ठंडे तापमान में संग्रहित किया जाता है। जब 6 महीने बीत जाते हैं तो जड़ी बूटी का स्वाद पूरी तरह से बदल जाता है। सनजॉय जड़ी बूटी का उपयोग मुख्य रूप से सनजॉय जूस बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जड़ी बूटी का उपयोग कीमियागरों द्वारा निम्न श्रेणी के उपचार औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। सनजॉय जूस बहुत लोकप्रिय है, खासकर साम्राज्य के इस हिस्से में। इस जूस को पीने से उपचार की गति थोड़ी बढ़ जाती है। नियमित रूप से 6 महीने तक इस जूस को पीने से शरीर के अंदर की अशुद्धियां साफ हो जाती हैं। हालांकि यह जूस तीसरे दर्जे से ऊपर के साधकों के लिए उतना कारगर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यह जूस पीता हूं क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट और लजीज है। इस जूस को पीने के बाद आप भी इसके आदी हो जाएंगे। अलेक्जेंडर डिक्सन ने कांच का प्याला पकड़े हुए सनजॉय जड़ी बूटी के बारे में बोलना जारी रखा। क्या वह अभी से चुप हो जाएगा? मुदित अंदर ही अंदर अपना दिमाग खो रही थी। अलेक्जेंडर ने सोचा था कि उसका ज्ञान मुदित को प्रभावित करेगा, लेकिन इसके बजाय यह विपरीत हो रहा था। अलेक्जेंडर डिक्सन के बारे में उसकी धारणा केवल खराब होती जा रही थी। वह ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानकर क्या करेगी जो उसके लिए पूरी तरह से बेकार है। उग्रसेन साम्राज्य में उसे वास्तव में जड़ी बूटियों या गोलियों की कभी कमी नहीं होती। कीमिया की देवी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी भी गोलियां या औषधियां खत्म न हो। अलेक्जेंडर डिक्सन ने सनजॉय जूस का आनंद लेना शुरू कर दिया। मुदित के बगल में बैठा दूसरा व्यक्ति भी चुपचाप जूस पीता रहा, लेकिन मुदित ने जूस को छुआ तक नहीं। अलेक्जेंडर डिक्सन की बात सुनकर वह पहले ही इस जूस को पीने की इच्छा खो चुकी थी। मुदित, तुम मुझे अपने बारे में थोड़ा क्यों नहीं बताती? अचानक अलेक्जेंडर ने पूछा, यह न देखते हुए कि मुदित ने अभी तक उस ड्रिंक को छुआ भी नहीं है जो उसने उसे सर्व किया था। हर बीतते सेकंड के साथ उसका चेहरा धीरे धीरे और भी ठंडा होता जा रहा था। वह इस तंबू से बाहर निकलने के लिए बेताब थी। वह यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि अलेक्जेंडर डिक्सन ने उन्हें आगामी युद्ध के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया था। वह यह सोचकर यहाँ आई थी कि वे चर्चा करेंगे और योजनाएं और रणनीतियां बनाएंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी उसे सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए यहां बुलाएगा। रुचि नहीं है। मुदित की ठंडी प्रतिक्रिया सुनकर अलेक्जेंडर डिक्सन को अजीब लगा। उसने अचानक खुद को खोया हुआ पाया। उसे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। अलेक्जेंडर डिक्सन ने अपने जीवन में कभी खुद को इतनी अजीब स्थिति में नहीं पाया। आखिरकार वह बहुत सुंदर, आकर्षक, शक्तिशाली और सौम्य था, खासकर लड़कियों के प्रति। इसलिए वह हमेशा लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम रहा है। लेकिन मुदित बिल्कुल अलग थी। वह उसकी ओर आकर्षित नहीं थी और उसकी ठंडी प्रतिक्रिया ने उसे एहसास दिलाया कि वह चीजों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा था। उसे उसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। इसका मतलब एक ही हो सकता है,
उसे किसी से प्यार है या वह किसी और आदमी से प्यार करती है। अलेक्जेंडर डिक्सन मुदित को चाहता था। जब से उसने उसे देखा था वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन दुर्भाग्य से मुदित के मन में ऐसी भावनाएं नहीं थीं। मुस्कुराते हुए अलेक्जेंडर ने मुदित की ओर देखने से पहले सन जॉय जूस का एक और घूंट लिया। मुदित अलेक्जेंडर को अनदेखा कर रही थी और पूरे ग्लूटो पर्वत के नक्शे को देख रही थी। मुदित, तुम अपनी निजी जिंदगी के बारे में इतनी गुप्त क्यों रहती हो? क्या तुम्हारा कोई क्रश है, कोई बॉयफ्रेंड है या शायद कोई मंगेतर है? मुदित ने जवाब देने से पहले अलेक्जेंडर को ठंडी निगाह से देखा। मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहती। चलो बातों को पेशेवर ही रहने दें और अपनी निजी जिंदगी को बीच में न लाएं। अगर चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं चली जाती हूं। यह कहते हुए मुदित बिना कुछ कहे चली गई। यह देखकर सिकंदर दंग रह गया। मुदित के जाने के 1 मिनट बाद अलेक्जेंडर उस आदमी की ओर मुड़ा जो उसके बगल में बैठा था और पूछा, वह ऐसी क्यों है? चिंता मत करो, भले ही हम दोनों एक ही गुरु की सेवा करते हैं, लेकिन वह और मैं बहुत कम ही बातचीत करते हैं। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट था कि उसे आप जैसे इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बात उस नौसिखिए 5वें क्रम के ड्रैगन योद्धा ने कही जिसे मुदित के साथ यहां भेजा गया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।